Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia. You're watching me on Fusha Magazine and I'm back with Drama Cup. आज ड्रामा कप में राबिया अकेली है. शाजिया इज़ नॉट हियर क्योंकि वो ट्रैवल भी कर रही हैं और शी वाज नॉट फीलिंग वेल. पिछले हफ्ते भी कुछ हमारी कमिटमेंट थी, दोनों की तबीयतें ठीक नहीं थी तो हम ड्रामा कप नहीं कर सके, जिसके लिए वी अपोलोजाइज, वी आर सॉरी. तो आज भी मेरा थोड़ा मूड हो रहा था मैं स्किप कर जाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं यार करना चाहिए, थोड़ी हिम्मत लेनी चाहिए बिकॉज आई एम मिसिंग शाजिया. अब इतनी आदत हो गई है, वो एक डायलॉग चलता है, गपशप होती है, इंटरेक्शन होता है, हम दोनों की बहस मुबाहिसा भी होता है जिसमें मज़ा आता है. तो शाजिया आई एम मिसिंग यू इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी. सो ड्रामा कप आज राबिया अकेले करती है. लेट्स सी क्या होता है, कैसा जाता है. तो हमारे पास आज 7 ड्रामाज हैं, जिसमें खुदा और मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत, डंक की लास्ट 2 एपिसोड्स आई, शहनाई, परदेस, आखिर कब तक और हम कहाँ के सच्चे थे. तो लेट्स स्टार्ट विद शहनाई. शहनाई मेरी नज़र में एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम बहुत मजाक दिखा सकते थे, ह्यूमर दिखा सकते थे, जिसमें हम बहुत रोमांस दिखा सकते थे. लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही कि उसको इतना क्यों खींचा गया. जो अभी हो रहा है वो पिछली 4 किस्तों पहले हो जाना चाहिए था. सेकंड लास्ट एपिसोड आई है और अभी तक वक्त भागी नहीं है, मिराब ने कुछ किया नहीं है और हम लोग मिराब का रोना सुन सुन के तंग आ गए हैं, वक्त के नखरे देख देख के तंग आ गए हैं, विच आर फॉर नो रीजन. आई मीन वक्त इज सपोज टू बी क्वाइट इंटेलिजेंट, तो वो यूज क्यों नहीं करती अपनी सेंस के भी, सोचे तो सही, कुछ तो करे. बाकी सब चीज़ें भी हुनैन की साजिशें, साजिश पे साजिश चलती जा रही है. तो आई वॉज होपिंग कि मिराब जो है वो बाकी 2 कजन के साथ मिलके फाइनली मे बी इस वाली एपिसोड में कुछ कर लेगा या फिर छोड़ देगा, बोलेगा नहीं भाई मैं शादी नहीं कर रहा. खैर वो चाहता है कि वो अपने ऊपर इल्जाम ना ले, बख्त ही कुछ करे या बख्त ही कुछ अकल से काम ले लेगी. मतलब उसको अपने बाप का ख्याल नहीं है, उसके ऊपर हुनैन का प्रेशर ज्यादा है कि हुनैन को मैंने कमिट कर दिया, नाउ आई कांट बैक आउट. तो बस अफसोस हो रहा है. बहुत मजे का दिखा सकते थे, वक्त का कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा सकते थे, मिराब का बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा सकते थे. एंड मिराब जब शुरू हुआ ड्रामा तो वी और वर लविंग मिराब्स कैरेक्टर. वी लाइक वाओ कितना अच्छा कैरेक्टर दिखाया. दिस गाय इज यू नो ब्रेव, ही हैज करेज, ही हैज वैल्यूज. और डिस्पाइट कि उसको पता है कि यू नो इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है थोड़ा समरीन के साथ पीछे चला गया. अच्छा बार बार ड्रामे में इस एपिसोड में ना वो समरीन की बात उसका जिक्र करते थे, ठीक है. अब समरीन का किस्सा तो सबके सामने आ गया तो आप मेंशन कर सकते. दिस इज नॉट फेयर. वक्त की बात किसी को पता नहीं है, वो तो ऑलमोस्ट भाग गई थी घर से. व्हाट अबाउट दैट? उसकी तो किसी को पता नहीं है सिचुएशन, किसी को सच्चाई नहीं पता, तो बेचारे मिराब पे बार बार अताब आता जा रहा है. तो आई जस्ट फील कि मुझे अफसोस होता है कि इस ड्रामे में हम और बहुत कुछ कर सकते थे जो नहीं कर रहे हैं. बाकी आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि वो पुप्पो का क्या होगा बिकॉज शी इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन हुनैन्स फादर. वो कुछ कर पाए. आई सम हाउ वॉन्ट कि कुछ अच्छी ऐसा हो जाए कि इज्जत रह जाए हुनैन के फादर की और उनका और पुप्पो का शायद कुछ हो जाए. आई रियली वॉन्टेड दैट. कैफी भैया बहुत चेंज हो गए हैं और उनकी जो बीवी हैं पुप्पो जो है उसकी वक्त की वो कोशिशें कर रही है बट अब उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है. What I really want to appreciate कि उन्होंने दोनों मंगनियों का सीन दिखाया, थोड़ा सा डांस दिखाया, थोड़ा सा शादी का माहौल दिखाया. वो I loved it, I liked it because we want to see these things ना. थोड़ा बहुत तो लाइट हार्टेड मोमेंट्स होने चाहिए. अदर देन दैट मुझे तो शहनाई बहुत ही मुझे दुख होता है एक्चुअली देख के. एंड आई वाज लाइक ये सेकंड लास्ट चीज हो गई, अब लास्ट एपिसोड में हर चीज ठोस देंगे, हर चीज हो जाएगी. एंड अगेन वही बात, एक और चीज जो मुझे आ रही थी, जब मिराब और वक्त के दरमियान इतना कुछ हो चुका है, वक्त उसको बार बार ठुकरा चुकी है, ताने दे चुकी है, मिराब कितना जानता है कि वक्त कितनी बेवकूफियों की काम कर रही थी एंड शी रियली वांटेड टू बी इन्वॉल्व विद हुनैन. हाउ कैन दे बी ओके, हाउ कैन दे गेट मैरिड एंड यू नो किस तरह एकदम से सब चीजें सही हो जाएंगी. मिराब कैसे उस सब चीजों को फॉरगिव कर सकता है या भूल सकता है. मुझे तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ लग रहा है स्क्रिप्ट में. मतलब 4-5 एपिसोड पहले कुछ होता दिखाते एंड वक्त की आंखें खुलती है, वो हुनैन की सच्चाई देखती है, वो थोड़ी शर्मिंदा होती है और फिर वो मिराब की तरफ आती है और you know that would have been more natural, more plausible. अब लेकिन लास्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है. होपफुली शहनाई है तो फिर खुशी का मौका ही होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, यही मैं होप कर रही हूँ. तो जी ये शहनाई पे मेरे पॉइंट्स हैं. आप मुझे बताइए आप लोगों का क्या ख्याल है. डू यू गाइस एग्री विद मी कि शहनाई इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर शोइंग रोमांस एंड a lot of humor, you know. अच्छा जी सेकंड पे है परदेस. परदेस की एपिसोड्स, लास्ट वीक की जो 2 एपिसोड थी वो मुझे थोड़ी स्लो और बोरिंग सी लगी थी. ये वाली दोनों एपिसोड्स मुझे बहुत मजे की लगी. कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हो रहा था. इसमें 2-3 चीज़ें मैं मेंशन करना चाहती हूँ. आई रियली वांट टू अप्रिशिएट परदेस फॉर 2 थिंग्स. नंबर 1, इसमें बहुत ढेर सारे कैरेक्टर हैं.
लेकिन मुझे बात इंटरेस्टिंग लगी कि हर कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी है। जैद की स्टोरी है, नोमी की स्टोरी है, जो सुतेले भाई और भाभी हैं उनकी स्टोरी है, एंड हम हर स्टोरी में इन्वेस्टेड है। हमें जानना है कि जैद आगे जाके माँ का ख्याल कितना रखेगा, क्या वो ड्रग्स से बिल्कुल कंप्लीटली दूर हो गया है, नोमी किस तरह अपने माँ बाप को रुलाएगा, वो सुतेली भाभी कुछ करेगी नहीं करेगी। तो आई लव द वे कैरेक्टर्स हैव बीन डेवलप्ड एंड स्क्रिप्टेड एंड शोन। आई मीन आई वांट टू गिव अ बिग अपलॉज टू द डायरेक्टर एंड राइटर फॉर दैट, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर फालतू का नहीं है। हर कैरेक्टर की एक वैल्यू है, वो हमें हम उसके साथ कनेक्टेड हैं और हमें इंटरेस्ट है कि वो क्या होगा। सो आई लव दिस। अब सिर्फ एमन और इबाद का हमें इंटरेस्ट नहीं रहा है, उनकी स्टोरी मेन है, हमें इंटरेस्ट है, लेकिन हमें बाकी सबका भी इंटरेस्ट हो गया कि यार इनके साथ क्या होगा, हाउ विल द होल डायनामिक्स वर्क, यू नो। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी है। सेकेंड, मुझे बात मेंशन करना चाह रही हूँ कि इसमें बहुत से कैरेक्टर्स ग्रे हैं। जैसे जो सुतेली भाभी है, वो कंप्लीटली बुरी नहीं है, वो पहले भी थोड़ा सा चुपी रहती है, और इस बार तो जब behzad एमन का हाथ पकड़ता है तो वो क्लियरली नोट करती है और वो बोलती है एमन को कि तुम जाओ। तो आई लव्ड इट कि यू नो कहीं ना कहीं अच्छाई, कहीं ना कहीं बुराई दिखा रहे हैं, यू नो। एंड अगेन जब मैं इबाद की, सो इन दो पॉइंट्स पे तो आई वांट टू गिव अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ, यू नो, मतलब मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाह रही हूँ परदेस को इन दो चीज़ों के ऊपर। इबाद की जो माँ का बिहेवियर है वो मुझे बहुत सोचने पे मजबूर करता है। मैं कहती हूँ यार कि वाकई एक माँ ने जो अपने बच्चे को इस तरह पाला है, अब वो देख रही है कि सब चीज़ें हिल रही है तो उसका क्या रिएक्शन हो। बट एट द सेम टाइम आई क्वेश्चन कि अपनी बहू को आप इतना एलियनेट कर रही हैं, आपका बेटा उसके ऊपर जान छिड़कता है, इन फ्यूचर हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपकी रिलेशनशिप सही हो जाएगी? मतलब एंड शी रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ मदर्स इन लॉ, बिकॉज उन लोगों का यही पॉइंट होता है, वो बुराइयां करी जाएंगी, पता नहीं किस ख्याल में रहती हैं कि बेटा वापस आ जाएगा, या बेटे को एहसास नहीं होगा, क्योंकि होता नहीं है। एक्चुअली आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी होती है और अपनी बेटे से अपनी रिलेशनशिप को तबाह बर्बाद कर रही होती है। तो परदेस ये कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट दिखा रहा है और बड़ी हाईलाइट कर रहा है। आई लाइक इट कि नोशी के अब्बा ने जो पकड़ा, उनको पता है कि आसिम और उनका बेटा क्या करेगा, नोशी का भी पता है, तो उन्होंने कहा बेटा निकाह होके जाएगा, 10 लाख में तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन इसकी एक प्राइस है कि तुम। एंड अगेन वही बात मैं सोचती हूँ कि यार देखिए नोमी का कैरेक्टर कितना वो दिखाया है ना, कि वो उसका वो धोखा दे के जा रहा है, वो निकाह नहीं करना चाहता, इसीलिए तो उसकी हालत खराब है कि मुझे निकाह करना पड़ा है। क्योंकि एक्चुअली तो उसने कहा अभी सबको चुप कराओ, मैं बात पक्की करा के चला जाऊंगा, फिर मैं बाहर चला गया, मैं कहाँ और ये कहाँ। लेकिन नाना जान ने तो पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा निकाह होके जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। behzad साहब क्या करेंगे, अब क्या होगा, मैं यही बात सोची थी कि किस तरह वो ये चीज लेकर आएंगे कि इबाद को इवेंचुअली शायद बाहर जाना पड़े। अब आई थिंक हालात इतने ख़राब होंगे फाइनेंशियली कि उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। बट क्या एमन साथ रहेगी या एमन छोड़ देगी? मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जब इबाद ने अपनी माँ को डांटा तो फिर वो गई, माँ गई और वो जाके एमन के घर वालों से उन्होंने काइंड ऑफ प्रिटेंड किया कि सब कुछ सही है और एमन को वापस भी लेकर आई। बट नोशी की तो नेगेटिविटी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आई रियली विश कि कुछ थोड़ा सा नोशी की नेगेटिविटी कम हो जाती, मुसलसल वो बोलती रहती हैं। आई लव द पोपोस कैरेक्टर, शी इज देयर फॉर जूबी थ्रू आउट और वो उनको सपोर्ट कर रही है। एमन का मैं सोच रही थी यार तुम इबाद पे गुस्सा हो रही थी, बट इबाद बेचारे को तो पता ही नहीं क्या हुआ क्या है, उसने फोन किया, तुमने कुछ तुम फोन उठा नहीं रही हो, तुम बात नहीं कर रही हो, फोन घर छोड़ के आई हो। आई फेल्ट दैट वाज अनफेयर ऑन एमन। उसको मतलब इबाद से थोड़ी सी तो बात करनी चाहिए थी, या फिर एक तो तुम बताती नहीं इबाद को सारी बात, फिर तुम एक्सपेक्ट करती हो कि इबाद तुम्हें सब कुछ मतलब तुम्हारा ख्याल भी रखे, मनाए भी एंड एवरीथिंग। तो ये तो चीजें नहीं हो सकती ना। उसकी माँ ने तो उसको सारी बात नहीं बताई होगी और इबाद को इल्हाम तो हुआ नहीं होगा कि क्या हुआ। तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि एमन वाज अनफेयर टू इबाद एट दैट टाइम। Again, for me, Pardes is a lost opportunity for showing a lot of romance. You know, वो बस यही दिखाते हैं कि जी वो दोनों पढ़ने जा रहे हैं, वो कमरे में आया, मतलब इससे भी तो आगे बढ़ के बहुत कुछ आप दिखा सकते थे ना। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास जिसमें, तो आई विश कि थोड़ा सा और दिखाते, बिकॉज मुझे लग रहा है कैरेक्टर्स फ्लैट पड़ रहे हैं। सॉरी, मेरे लिए कैरेक्टर्स एमन और इबाद के ना फ्लैट पड़ रहे हैं। उनके अंदर मैं जो केमिस्ट्री, जो स्पार्क देखना चाह रही हूँ ना उस कपल के लिए, जो मैं उनके साथ कनेक्शन करना चाह रही हूँ, वो हो ही नहीं रहा, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, देर इज नथिंग। वो दोनों आते हैं, सलाम दुआ करते हैं, ज्यादा सुबह वो एक कमरे में एक दूसरे को झांकते हैं, फिर चले जाते हैं। आई मीन हाउ डू यू बिल्ड अप अ कनेक्शन, हाउ डू यू क्रिएट सॉफ्टनेस फॉर इबाद एंड एमन? आप कुछ दिखाते हैं ना कि आपका दिल होता है कि अच्छा ये दोनों, उनका उनका कुछ रोमांटिक कनेक्शन दिखाते, फिर उन दोनों की जुदाई कुछ ऐसे दिखाते जिससे आपके दिल को कुछ होता है। यहाँ तो एक सिनारियो में उनकी शादी हो गई, फिर वो घर आ गए, अम्मा ने दोनों को अलहदा कर दिया। हाँ, थोड़ा सा बस वो डायलॉग मुझे हुआ था जब एमन कहती है कि घर तक तो वापसी हो गई है, लेकिन कमरे तक की वापसी का रास्ता अभी बड़ा कठिन है।
सो आई जस्ट विश कि थोड़ा सा ड्रामे में हम लोग देखेंगे जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ चीज़ें दिखाने की, उसको वेस्ट ना करें और उसको दिखाएं। और ड्रामे का जो मेन कोर सब्जेक्ट होता है ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, उसकी उसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है अगर आप ऐसी चीज़ों से उसको सपोर्ट करते हैं। दिस इज़ माई ओपिनियन, यू नो। सो दैट्स ऑल ऑन परदेस एंड वी विल मूव ऑन टू आखिर कब तक। आखिर कब तक इंस्पेक्टर नासिर जो है ना, ही मेक्स मी स्माइल। आई एम वॉचिंग द ड्रामा और मैं मुस्कुरा रही हूँ, हंस रही हूँ, मुझे इतना मजा आ रहा है। अब देखिए आपकी ये भी कितनी अच्छी डायरेक्शन और स्क्रिप्ट की बात है। इतना सीरियस सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा इंटेंस माहौल है उस ड्रामे का, लेकिन उसमें फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये लाइट हार्टेड मोमेंट्स डाले हुए, जिसके लिए आई थिंक एज व्यूअर्स हम डेस्परेट हैं। वी वांट के यार थोड़ा सा, जब आप उठें ड्रामा देख के तो आप मुस्कुराते हुए उठें, आप हंसते हुए उठें, आप बोले यार मजा आया यार, ये तो आई वांट टू सी इट अगेन, जो कि मोस्टली ड्रामा में नहीं होता। आप कहते हैं अच्छा यार, फिर नेगेटिविटी, फिर रोना धोना। तो आई लव इंस्पेक्टर नासिर कैरेक्टर। एंड अनदर थिंग, इंस्पेक्टर नासिर इज नॉट योर, यू नो, योर जो आपके एक टिपिकल गुड लुकिंग एंड परफेक्ट हीरोज होते हैं और बाअदब एंड बड़े प्रिंसिपल, नहीं, ही इज नॉट परफेक्ट। वो बड़ा ही ना ऐसा किस्म का कैरेक्टर है, थोड़ा शेडी भी है, थोड़ा फनी भी है, थोड़ा क्वर्की भी है। तो आई लाइक इट, यू नो। टेबल साफ करके उसको कह रहा है ये देखो, ये इस पे अभी तक ये क्या तुम्हें नजर आ रहा है, और फोन करके चेक कर रहा है। सबसे मजे का सीन था जब नूर बैठी होती है गाड़ी में और वो तीनों मर्द बाहर खड़े होते हैं और वो कह रही होती है चले, और वो तीनों देख रहे होते हैं, इंस्पेक्टर नासिर वेट कर रहे हैं कि यार मैंने जो अभी प्लानिंग की है वो कामयाब होगी और मैं इसको भी लेके जाऊंगा। बेचारे मैनेजर, दैट गाय इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। उस मैनेजर को देख के इतना बुरा फील होता है। मैनेजर इज लाइक यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, मेरी क्या मुसीबत है, मेरी कहाँ, इन्होंने कितना मुझे ना ये दबा रहे हैं। उसके पॉकेट में उसको 100-200 दे देते हैं। आई लव द होल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट सीन, बहुत मजा आ रहा था देख के। एंड उसके बाद भी गाड़ी में भी जो वो चक्कर दे रहा है, तो वो सही चक्कर वाला बंदा है ना इंस्पेक्टर नासिर। बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज थैंक्स टू इंस्पेक्टर नासिर वी आर स्माइलिंग। नूर का कैरेक्टर अगेन वही बात है कि इतनी स्ट्रेंथ दिखाई और इतनी इंटेलिजेंट दिखाई है उस लड़की की, इंटेलिजेंस दिखाई उस लड़की की कि उसने कहा कि तुम 1 घंटे से मुझे घुमा रहे हो, 15 मिनट का रास्ता है। लेकिन फिर उसको बोलती भी है कि मैं गलतफहमी मुझे होती भी नहीं और ना मैं गलतफहमी करने देती हूँ, और आप मुझे, तुम नहीं, आपसे बुलाएं नेक्स्ट टाइम। तो उसने उसको, इंस्पेक्टर नासिर को अपनी जगह पे खड़ा कर दिया। एंड बड़ी व्हाट आई लाइक्ड इट इज कि बड़े तमीज से, बड़े अच्छे तरीके से, कोई शी वाज नॉट रूड, उसने उसकी कोई बेइज्जती नहीं की, बल्कि ऐसे बोला कि इंस्पेक्टर नासिर खुद ही शर्मिंदा हो गए। और फिर वो वेट भी कर रहे थे, फिर दोनों की दोस्ती भी हो गई, तो वो भी क्यूट था। फजर और साइम, बहुत ही, आई मीन हर संडे आई वेट कि आगे क्या होगा। एंड डेफिनेटली नूर और इंस्पेक्टर नासिर का भी इसमें बड़ा हाथ है, लेकिन फजर एंड साइम इज द मेन टू पीपल जिनके लिए मैं वेट करती हूँ कि यार होगा क्या आगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत तरीके से उनकी केमिस्ट्री दिखाई है, इतना मजा आता है। एंड आई वाज रियली लाइक कि साइम कैसे रिएक्ट करेगा। सैडली साइम का पेशेंस का लेवल खत्म हो गया, जिसके लिए हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। आई मीन जस्ट व्हेन ही थॉट की चीजें आर वर्किंग आउट, सब चीजें दोबारा गिर गई, फजर फिर बैक पे चली गई और उसने उसको कमरे में भी नहीं आने दिया। एंड फजर का भी आप, मतलब इतने लेवल्स पे ये ड्रामा आपको कनेक्ट करता है और इतने लेवल्स पे आपको सोचने पे मजबूर करता है कि यार फजर जैसी लड़कियों के साथ क्या होता होगा, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना उनके पास कोई गाइडेंस है, ना किसी को कोई बात बता सकती हैं। एंड उनके अंदर जो इमोशनल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल चीज़ें हो रही है, रिएक्शंस हो रही हैं, उनका उनका उस पर कंट्रोल ही नहीं है, वो अपने फेयर को नहीं रोक सकती हैं। तो हारून से जब अभी हमने इंटरव्यू किया, हमने सरहा और हारून का एक अभी इंटरव्यू किया था, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए हमारे यूट्यूब पे। हारून ने एक बात बोली थी, मैंने सवाल किया था इज साइम द हीरो, एंड ही सेड साइम नहीं, फजर हीरो है। फजर इज द वन जो इस हर महाज पे लड़ी है। एंड आई वाज लाइक ये कितनी सही बात की। और कल जब मैं ड्रामा देख रही थी, आई वाज लाइक यस, फजर इज एक्चुअली द हीरो जो कितने लेवल्स पे हर जगह लड़ रही है। साइम की भी टेंशन, माँ का स्ट्रेस, डॉक्टर का स्ट्रेस, सास को क्या जवाब देना है। एंड आई हैव टू अप्रिशिएट सरहाज एक्टिंग, शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। कल जब वो उससे अपनी माँ को बोल रही होती है, तो वो जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया ना, जहाँ फजर जैसा कैरेक्टर निकलने की कोशिश कर रहा है बट निकल भी नहीं पा रहा, वो दुपट्टा पकड़ती है, फिर उसके, अच्छा देखें रो रही होती है तो माँ को वही पकड़ती है, माँ को नहीं, माँ नहीं सहारा देता, वो माँ को सहारा देती है। आई डोंट नो कि उसकी माँ को, उसकी सास को इतना इंटरफेयर करना चाहिए था या नहीं चाहिए था, क्योंकि कभी कभी कपल्स को अपने ओन पे, और स्पेशली जब साइम ने आके उनसे नहीं बात बोली,
वो जो बात उन्होंने बोली, आई थॉट दैट वाज रियली मीन, जो वो फजर को कहती हैं कि मुझे पोता पोती का बहुत शौक था, लेकिन अब तो मैं दुआ कर रही हूँ कि कल रिपोर्ट नेगेटिव है। आई थॉट दैट वाज रियली अनफेयर, जब आप देख रही हैं कि फजर जानबूझ के ये चीज़ें नहीं कर रही है, और जब फजर को वो सपोर्ट भी नहीं हासिल हुई और अब आप कर सकती हैं, तो आई फेल्ट कि वो दैट वाज वेरी मीन ऑफ हर, शी शुडंट हैव सेड इट। हाँ, उन्होंने फजर की माँ को सही सुनाई, वो आई वाज आल्सो लाइक कि भाई माँ, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बेटी के साथ क्या हो रहा है, उसको फिट्स पड़ते हैं, उसको दवाई खाने की जरूरत है क्या है। लेकिन फजर की माँ तो अमेजिंग खातून है, वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है, उन पे कोई असर नहीं हुआ सफिया पे। उन्होंने आके कमरे में फिर फजर पे धड़ 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 सब बातें बोली। थोड़ा वही बात होती है, पीपल से द टीम से ऐसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। आई विश कि वो थोड़ा सा फजर को कंसोल करती, वो थोड़ा फजर को शायद ये जो उनका मेल्ट डाउन दिखाए हैं एंड में, शायद इस पे वो करती। और नूर को भी पिछले एपिसोड में मुझे होप हुई थी कि शायद वो नूर से कनेक्ट करें, इस बार भी उन्होंने नूर को बोला कि वो मुझे छोड़ दो। वो बट खैर मैं तो उस कैरेक्टर को अब थोड़ा सा आगे कर देती हूँ। यही मैं कहती हूँ, ऐसी ऑल्दो जवेरिया बासी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। लास्ट में भी जो खुद भी जो वो सास के सामने बैठ के स्टटर करती हैं, दैट वाज आल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट फजर इज डूइंग, यू नो। तो वो था, सासू माँ थोड़ा सा वो अपना थोड़ा सा कंट्रोल कम करें तो मे बी दैट माइट हेल्प फजर एंड साइम वर्क आउट बेटर। उनकी रिलेशनशिप पे ऑलरेडी बड़े प्रेशर है, एक और प्रेशर नहीं आए। ये मेड कौन है भाई? वो मेड बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आई लाइक द मेड्स कैरेक्टर। मुझे ना लगता है उन्होंने बड़ा अच्छा उसको कनेक्टिंग पॉइंट यूज किया है टू हैव द इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि सासू माँ को क्या बताना है, फजर को मुबारकबाद दे रही है, नूर को सारी बात बता दी, चावल खाई जा रही है वो बता रही है। सो आई लाइक दी स्मॉल थिंग्स। टू मी इट सीम लाइक शी इज बीइंग यूज्ड एज अ कनेक्टिंग पॉइंट, कि रादर देन कि वो एक और पूरा सीन दिखाते जिसमें कोई कि कैसे पता चला सासू माँ को इन चीज का, यू नो। अच्छा, देन आई ऑल्सो अप्रिशिएट द स्मॉल थिंग्स इसी तरीके की, कि जब सास आके कमरे में बैठती है तो वो देखती है कि दवाई का पैकेट खुला हुआ है और फजर के पीछे पड़ा हुआ, उससे उनको कंफर्म हो जाता है कि फजर दवाइयाँ खा रही है, साइम नहीं खा रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें जिन पे बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है देख के, एंड द ड्रामा रियली मेक्स यू थिंक। आई ओनली होप एक्चुअली जब आई ओनली होप कि ये ड्रामा does not become a lost opportunity, जिसमें हम थेरेपी, हम काउंसलिंग और ये कि ऐसे केसेस में ज़रूरत है आपको थेरेपी की, ये अपॉर्चुनिटी को लूज ना करते हम, यू नो, और दिखाई ना। क्योंकि इस बार भी जब वो डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने, एक तो मुझे समझ नहीं है कि डॉक्टर ने क्यों फजर को बुला के साइड पे बोला, वो डायरेक्टली बोल देती भाई शी इज नॉट प्रेग्नेंट, खत्म बात, भाई आपका क्या इतना वो है। लेकिन मैं ये समझी थी कि जब वो देखेगी कि पूरा पर्चे पे पूरी जो वो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर क्या दवाइयाँ, तो शायद वो बोले फजर से कि तुम ये क्यों दवाइयाँ खा रही हो, वो सोचे कि यार कोई और चक्कर है, इट्स नॉट जस्ट दैट सिंपल। लेकिन वो भी उन्होंने नहीं दिखाया और एक डिफरेंटली एंगल पे दिखा दिया। आई वाज रियली होपिंग कि कहीं ना कहीं फजर को थेरेपी या फजर को इस किस्म की एक्सपर्टीज से हेल्प दिखाई जाएगी। सो दैट इज ऑल। आई होप कि हमें आगे देखने को मिले ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को दिखा सकें इट्स ओके टू गो फॉर थेरेपी। दैट्स ऑल ऑन आखिर कब तक। अच्छा जी, आई हैव टू ओपन माई लिस्ट। वैसे तो मुझे ड्रामे याद है बट फिर भी मैं याद कर लूँ कि हमारे पास खुदा और मोहब्बत है, पहली सी मोहब्बत, हम कहाँ के सच्चे और डंक। लेट्स डू पहली सी मोहब्बत। पहली सी मोहब्बत मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगी एपिसोड, थोड़ी सी ड्रैग अगेन लगी बट थैंक गॉड के रक्षी जो है वो गई अपने बाप से। एक तो वो रो रो के बोला उन्होंने फिर, लेकिन वो पहुंच गई, फैजुल्ला के घर गई, सॉरी वो असलम के घर गई ज़ैनब के उस पर अफसोस करने। आई वाज सो ग्लैड एंड आई थिंक पूरी एपिसोड में चीज़ें हो रही थी, मैं देख रही थी, लेकिन मेरे लिए, एंड शायद मैं उसी सिर्फ सीन की बात करूँ, वो जो पूरा सीन था बिटवीन असलम एंड रक्षी, वो इतना इम्पैक्टफुल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई वाज क्राइंग। इतने इंपॉर्टेंट डायलॉग्स थे दोनों साइड से। रक्षी बोल रही थी कि तुम्हारे दिल से निकल के मैं कहाँ जाऊँ, विच इज़ फॉर मी वाज रिप्रेजेंटिंग कि जब लड़कियां किसी से मोहब्बत करती हैं और वो मोहब्बत उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, किसी वजह से उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाती, तो वो लड़कियां कहाँ जाएं, जब उन्होंने भी तो किसी की इज्जत देखी। और असलम उसे कह रहा होता है कि तुमने बुजदिली दिखाई, तुम डर गई, तुमने करेज नहीं दिखाई, इसलिए मेरी बहन को मुझे लूज करना पड़ा। तो वो भी पूरा बोल रहा था कि वो लड़कियां जो मोहब्बत तो कर लेती हैं लेकिन फिर उनमें करेज नहीं होती कि वो स्टैंड ले सके। I love that whole dialogue. I think that was so much needed and we really wanted to see। वही मैं आपसे कह रही थी ना, पिछले एपिसोड में भी, पिछले ड्रामा गप में भी, या मैंने टॉप 5 में बोला था कि हम देखना चाहते हैं कि रक्षी और असलम का क्या है, उनका कनेक्शन क्या है। सो आई लाइक्ड इट कि फाइनली उन दोनों का आमना सामना हुआ। और वो बस दिल को कुछ हो रहा था जब रक्षी रो रही थी और असलम रो रहा था और वो दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे। I love Sabah Faisal's character, the way it has been developed and scripted। उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली
कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली उन्होंने। असलम को बोला मैंने ज़ैनब के साथ क्या क्या नहीं किया, तो क्या तुम समझते हो मैं भी ज़ैनब की मौत की जिम्मेदार हूँ? ज़ैनब की मौत आई थी, वो चली गई। आई वांट टू अप्रिशिएट द राइटर एंड डायरेक्टर कि उन्होंने सबा फैसल का कैरेक्टर थ्रू आउट पॉजिटिव एक वॉइस ऑफ लॉजिक दिखाया है। वो बार बार चीज़ों को काम डाउन और मेलो डाउन करने की कोशिश करती है, एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट इट, बिकॉज उस वक्त नेगेटिविटी नहीं, उस वक्त ये जुमला मेरे दिल को तो बहुत टच किया कि वो कहती है कि मैं माँ हो के उसके साथ कितना बुरा कर चुकी हूँ, तो तुम रक्षी को जो जिसने तो अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारा साथ नहीं दिया, उसको तुम कैसे ब्लेम कर सकती हो? असलम और अकरम का जो सामना था, आमना सामना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। आई डेंट थिंक एक्चुअली कि असलम ऐसे बोलेगा, लेकिन असलम ने अकरम को शीशा दिखाया। देन आई वाज आल्सो थिंकिंग कि बेचारा अकरम ऑलरेडी इतना, मतलब ही इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ गिल्ट प्रोसेस, डिड वी रियली नीड टू शो हिम? मैं ये चाह रही थी, थोड़ा सा देर से हुआ कि अकरम ने बोला कि फैजुल्लाह ने पैगाम भिजवाया, लेकिन असलम ने मना कर दिया। मैं ये सोची थी कि अकरम इस वक्त ये कह सकता था कि मैं ज़ैनब को तो नहीं बचा सका, लेकिन मैं रक्षी को बचा लूँ, क्योंकि रक्षी विल ऑल्सो गो थ्रू व्हाट ज़ैनब हैज़ गॉन थ्रू अगर रक्षी की शादी कहीं और हो गई तो। इतनी बातें बनने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया। लेट्स सी आगे जाके क्या स्क्रिप्ट में होता है, क्या होता है। आई रियली हैव नो आइडिया। मुझे पता है कि टाइम लैप्स है, एंड आई कीप वंडरिंग कि टाइम लैप्स को कैसे दिखाएंगे, होगा क्या। आई रियली डोंट वांट रक्षी के वो नेबर से शादी कर ले। बाकी सिकंदर और मुराद का भी आमना सामना दिखाया, वो सीन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। पूरे वो लोग, एंड अच्छा मुराद बड़ा अभी तक संभल के ही, आई थॉट वो तो इसकी मतलब इसको पिटाई करके इसकी जान मार निकाल देगा, लेकिन मुराद ने नहीं किया। तो ये एपिसोड एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग थी, इसमें काफ़ी पावरफुल मोमेंट्स थे, बहुत दिल को टच करने वाले मोमेंट्स थे, बहुत अच्छा लग रहा था, देख के मज़ा आ रहा था। बड़े दिनों बाद पहली सी मोहब्बत में वो स्ट्रेंथ, वो आपको जो जो मज़ा आप मिस कर रहे थे, वो वापस आया था। फैजुल्ला साहब ने बोल दिया रक्षी को कि अगर ना आया तुम्हारा जवाब तो फिर तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। I've said it before also and I'm saying it again, maybe they just want to highlight कि कितने desperate है माँ बाप कि वो लड़कियों की बस शादी कर दें। ये बात मैंने परदेस में बोलनी थी, एंड सॉरी मैं परदेस में बोलना भूल गई। एक तो इस ड्रामे में भी जो पहली सी मोहब्बत में और परदेस में भी, आई विश के स्क्रिप्ट्स लाइक परदेस चले आखिर कब से, सॉरी पहली सी मोहब्बत में तो आई अंडरस्टैंड कि रक्षी का शादी इज द मेन इशू। आई विश दे वुड स्टॉप यूजिंग दीज वर्ड्स लाइक लड़कियों की शादी या लड़कियों को बोझ कहना बंद करें। इतने स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स होते हैं, फिर आप बोलते हैं लड़कियां बोझ हैं। नहीं यार, ये बड़ा इम्प्रेशनेबल डायलॉग्स हैं। हमें अपने ड्रामों के जरिए अब चीज़ें चेंज करनी चाहिए, हमें ये डायलॉग्स नहीं करना चाहिए। हम वरिड हैं कि वी वुड लाइक कि हमारी बेटी की कोई कंपेनियन हो लॉन्ग टर्म में, वो फैमिली हो उसकी, वो सेटल हो जाए, इस तरह की बात करके बोलें, रादर देन सेइंग कि बोझ है। पहली सी मोहब्बत में भी यही बार बार, उसमें तो आई थिंक फायजा इफ्तिखार ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है कि लड़कियों को इतना बोझ नहीं, मतलब उन्होंने वो एक, मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने वो तरीका लिया है कि एक चीज को इतना बोलें कि आप खुद बोलिए यार क्या बात बोली हो, तो इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया कि रक्षी बोझ है, रक्षी बोझ है, रक्षी का कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, रक्षी का बाप मर गया तो रक्षी का कौन, कि यू आर लाइक नहीं भाई, आप खुद काइंड ऑफ यू सी अ मिरर एंड यू से कि नहीं भाई रक्षी हो, अल्लाह मालिक है, रक्षी का ख्याल अल्लाह रखेगा। आप इतने डेस्परेट ना हो जाएंगे कि उसको किसी टिश्यू बॉक्स की तरह किसी भी, या किसी जानवर की तरह उसको किसी को भी पकड़ा दें इन योर डेस्परेशन टू गेट हर मैरिड। सो ये बात मैं कहना चाह रही थी कि प्लीज़ आई रियली विश कोई राइटर डायरेक्टर सुन रहे हैं, कोई एक्टर सुन रहे हैं, तो ये जो वर्ड बोझ है ना, ये प्लीज़ लड़कियों और शादियों से थोड़ा सा दूर करना शुरू करें। That is all for पहली सी मोहब्बत। Great performances by a lot of people, loved it, बहुत मजा आया, and I wish कि अगली 2 episodes में drag नहीं हो, and I'm curious to know कि होगा क्या रक्षी असलम के दिल की खिड़की खोल सकेगी या नहीं। अब मेरे पास है खुदा और मोहब्बत और डंक, और हम कहाँ के थे सच्चे। सो लेट्स डू खुदा और मोहब्बत। इस बार की एपिसोड में आई थिंक द ओनली थिंग दैट कनेक्टेड विद मी वाज द लास्ट सीन, जिसमें माही बाहर आके देखती है ऊपर से और नीचे फरहाद खड़ा होता है। मुझे वो टाइम याद आ रहा था जब माही अपने घर में, उसने तैमूर आया होता है आई थिंक, तो वो भागती हुई ऊपर लाल जोड़े में आती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और नीचे फरहाद को भी देखती है, और फिर वहां से तो वो मुड़ के चली जाती है एट दैट टाइम। बट इस टाइम माही मुड़ के नहीं जाती, इस टाइम माही वहीं खड़ी हुई है, वो बुत बन गई है बिकॉज, और फरहाद भी परेशान है कि ये मैं ये माही यहाँ पे है। सो आई रियली लव दैट होल सीन, आई लव द कनेक्शन जो उन्होंने बनाई है। मुझे बड़ा बड़ा खूबसूरत सा टच लगा डायरेक्शन में, और जिस तरीके से उन्होंने पुरानी किसी चीज को कनेक्ट किया इस वक्त प्रेजेंट में। अदर देन दैट मुझे ड्रामा लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो है। आई रियली विश कि आगे चीजें हो, हमें पता चले कि क्या हो गया है,
ठीक है रुमाना चली गई है, सिकंदर साई की शादी की बात हो रही है, फरहाद को पता चल गया है, लेकिन अब थोड़ा मेरे तो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। मुझे आगे जानना है कि भी होगा क्या नहीं होगा। इन कुछ चीज़ों पे मुझे समझ नहीं है कि माही को इतनी बात बड़ी बात पता चली कि फरहाद ज़िंदा है, उसने घर में किसी को नहीं, उसके घरवालों को नहीं बताया। भई सबसे पहले तो तुम उसके घरवालों को बताओ, अगर तुम्हें इतना दुःख है कि तुमने किसी का बेटा मार दिया था, तो तुम्हें इस बात का रियलाइज़ेशन नहीं है कि तुम उन्हें कॉल करके बताओ या उनको पैगाम भिजवाओ। ये मुझे लगा कि इस किस्त में दिखाना चाहिए था या चलें अगली किस्त में दिखाएँ। फरहाद ने माही को देखा। अच्छा, आई हैव टू रियली रियली अप्रिशिएट फिरोज़ खान्स एक्टिंग। वो जब माही जब शुरू के सीन में एपिसोड स्टार्ट होता है, माही गिरती है, वो देखता है, वो वहाँ से घबरा के भागता है और बाहर जो खड़ा होता है फरहाद, वो क्या सीन था कि उसकी दुनिया ऊपर से नीचे पलटी एंड ही इज़ लाइक शेकन कि क्या हुआ है। फिरोज़ खान डिड एन अमेजिंग जॉब एट दैट टाइम। उसके बाद फिर एकदम से फरहाद कोशिश नहीं कर रहा कि वो ढूँढे कि माही कहाँ है। वो फिर से अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुज़ार रहा है, उसको उन्होंने वो दम वाला पानी लेके भेज दिया है हवेली कि वहाँ जाओ। ये मुझे बीच में गैप लगा, मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों है, ये इसको थोड़ा-सा आई मीन अगर आपने माही को देख लिया, आप तो पागलों की तरह ढूँढेंगे कि ये किधर है। ये जानने की तो कोशिश करेंगे कि मैंने क्या किया, क्योंकि ऐसा तो नहीं है अगर अगर आपको अगर ये बात कही जाए कि उसने माही को वो तो छोड़ के आ गया, ही वांट्स टू लीव, तो फिर तो आप उस जगह से भी उसी वक़्त भाग जाते कि अगर माही आए तो मुझे यहाँ से भी जानना है। बट उन्होंने प्रोमो में दिखाया कि वो पूछता है कि मैं तो अपने आप को मार दिया था, क्यों पता चला? तो ये सवाल-जवाब होगा, ये मुझे लगता है इस एपिसोड में भी होना चाहिए था। अदर देन दैट माँ माही की गुस्से में थी व्हिच वाज़ नेचुरल एंड देखते हैं कि वो सिकंदर साई से शादी पे राज़ी होते हैं या नहीं होते या क्या जाएगा। तो इट्स जस्ट क्यूरियोसिटी दैट्स मेकिंग मी गो गो ऑन वाचिंग खुदा मोहब्बत। थोड़ा-सा मुझे लगता है कि चीज़ों को मूव करना चाहिए। अगेन सीन्स वर अमेजिंग, इकरा की एक्टिंग बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी एक्टिंग थी सबकी, हिना बयात की, रुबीना अशरफ की, सच गुड परफॉर्मेंसेज़। रुमाना चली गई हैं, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश कर रही हैं एंड यू कुड फील हर पेन आल्सो कि जब वो उसकी कहती हैं वो साथ जो हैं कि यहाँ पे भी 2 कुछ अरसे बाद पूछना शुरू करेंगे कि भई ये कौन 2 लोग हैं, ये क्यों अकेले रह रही हैं, ठीक है? अच्छा उनका गेटअप वही था, सेटअप थोड़ा-सा उन्होंने दिखाया कि उनकी ड्रेसिंग थोड़ी-सी कम थी बट आई लाइक दिस कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि एकदम से वो कंप्लीटली चेंज हो गई हैं। उन दोनों के हाथों पे मेहंदियाँ लगी हुई हैं, उन्होंने काजल, आईलाइनर्स लगाए हुए हैं, क्योंकि वो एक खास तरह की ज़िंदगी की आदी हैं। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें दिखा रहे हैं ड्रामे में, मुझे ये अच्छा लगता है कि कंटिन्यूटी के पॉइंट से और इन सब के पॉइंट से ये चीज़ें कहीं भी गिर नहीं रही हैं, कोई इतना एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा और डिटेल्स का ख़्याल रखा गया है। That's all. I hope कि खुदा मोहब्बत manages to leave a space in my heart, in your heart as well. आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि माही आगे क्या करेगी फरहाद के साथ। वो फिर फरहाद को बोलेगी कि तुम चले जाओ या इस बार वो फरहाद को हाँ बोल देगी, घर छोड़ देगी, क्या करेगी माही? ओके जी, कमिंग टू हम कहाँ के सच्चे थे और उसके बाद हम करेंगे डंक। हम कहाँ के सच्चे थे, पहली एपिसोड बहुत ज़बरदस्त थी, सेकंड वाली मुझे थोड़ी-सी स्लो लगी लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग थी। सेकंड एपिसोड में मुझे सबसे मज़े की बात ये लगी कि उन्होंने तीनों कैरेक्टर्स की ना अब ये दिखाई कि क्या केमिस्ट्री है कि मशल जो है वो साज़िशें करने पे फुल टाइम जा रही हैं, वो असफत को महरीन के अगेंस्ट कर रही हैं। उधर भी नीचे भी उसकी सौतेली बहनों को भी थोड़ा-सा उसके अगेंस्ट कर रही हैं, उसकी अपनी माँ को उसके अगेंस्ट कर रही है, नानी को कर दादी उसकी तो दादी को बोल रही है। तो कहीं न कहीं और बड़ी नेचुरल अंदाज़ में कहीं से वो प्रॉपर विलेन नहीं लग रही, वो नेगेटिव कैरेक्टर नहीं लग रही, वो बड़े नॉर्मल तरीके से हँसते-हँसते वो ना अपना काम करके चली जा रही हैं। महरीन की स्ट्रेंथ एंड महरीन की अगेन इस एक एपिसोड में ऑल्दो थोड़े-सा इट्स इंटरेस्टिंग कि एपिसोड स्लो थी, लेकिन अगर आप देखें तो उन्होंने महरीन के कैरेक्टर की कितनी चीज़ें दिखाई, महरीन की महरूमियाँ दिखाई, महरीन का दिखाया कि वो जो सबसे बेस्ट वो जो एंड में बोल के जाती है ना मशल को कि हाँ, हाँ, खाना ऑर्डर कर दो, फिर अपने कुत्ते को खिला देना। आई लव दैट डायलॉग कि उन्होंने दिखाया कि मेरीन कोई बेचारी नहीं है, शी इज़ नॉट अ बेचारी, शी स्टैंड्स अप एंड शी विल रिप्लाई बैक और उसको जो चीज़ नहीं करनी है, वो नहीं करनी है और उसकी अपनी सेल्फ प्राइड है, वो अपने पैसों से अपने आप को पाल रही है, वो अपनी माँ से नहीं लेती और उसने अपनी डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी दोस्त बार-बार उसे कहती है कि देखो तुम मुझे बताओ, आई नो समथिंग इज़ रॉन्ग, आई एम हियर टू लिसन टू यू। वो अपनी दोस्त के सामने अपनी इज़्ज़त रखती है, अपनी फैमिली की इज़्ज़त रहती है, कोई बात नहीं बताती है। फिर वो जो उसके कज़न का कैरेक्टर है, उसकी दोस्त का, वो जो आया, उसको भी कितनी अच्छी, कितनी रिस्पेक्टफुली हैंडल करती है और दिल में उसके असफ़द ही है। तो एक ही एपिसोड में उन्होंने कितनी चीज़ें दिखा दी। आई आई रियली एन्जॉयड वाचिंग इट। आई लाइक्ड इट कि मायरा इज़ टेकिंग इट सो नॉर्मल। लाइक मायरा को कहीं भी ग्लैमरस नहीं दिखाया। मेहरीन इज़ समबडी सो एवरेज लाइक वो खुद भी कहती है ना कि बट उसकी इंटेलिजेंस है एंड आई एम लाइकिंग इट कि उन्होंने फॉर अ चेंज हीरोइन को नहीं दिखाया कि
वो या तो ये दिखाते हैं कि वो बेचारी इतनी बेचारी है, सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, लेकिन वो स्ट्रांग है। लेकिन इसमें मेरीन इज जस्ट एवरेज, मेरीन इज नॉट बैड, शी इज एवरेज बट शी इज स्ट्रांग। आई लाइक द वे दे हैव कैरेक्टराइज्ड मेरीन। असफद साहब जो है भाई, मतलब असफद बचपन में आपने मेरीन का कुछ तो साइड देखी होगी, आप इतनी जल्दी मशल की बातों में आ गए। अच्छा, मशल हर वक्त कुछ ना कुछ खाती रहती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। वो पिज्जा बहुत मजे का था जो वो खा रही थी। आई वांटेड टू हैव दैट पिज्जा, लाइक ये थोड़ा सा मुझे भी मिल जाए। इतने मजे से उसने बैठ के खाया। अनदर थिंग दैट आई लाइक इसकी जो उसमें कैरेक्टर्स हैं वो भी नेगेटिव हैं। जैसे मशल की माँ है जो ज़ैनब क्यूम जिसका कैरेक्टर कर रही है, दादी हैं जो शमीम हिलाली जिनका कैरेक्टर कर रही हैं, जो उसके अपने महरीन के मामू हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो वो चीजें कर रहे हैं वो मुझे बड़ा नेचुरली लग रहा है। जैसे दादी शमीम हिलाली का जो कैरेक्टर है, जो जिस तरीके से वो मेरीन के साथ बिहेव करी है, नानियां दादियां करती हैं। कोई एक बच्चा पोतों में या पोते पोतियों या नवासे नवासियों में कोई एक थोड़ा सा होता है जिसके ऊपर अताब ज्यादा आता है, या जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है, जिसको वो बोलती हैं, जिस और ऐसे ही बोलती हैं कि भाई हमें तो समझ नहीं आई, तुम्हें मसला क्या है, तुम इतना नखरा क्यों दिखा रही हो, अरे तो ये है वो। एंड आई लव द वे शमीम हिलाली इज डूइंग दिस कैरेक्टर, एंड हर गेटअप इज सो नाइस। हमने उनको भी रिसेंटली देखा था प्रेम गली में, उसमें उनका गेटअप कितना डिफरेंट था। इसमें साड़ी, इयररिंग्स, उनकी स्किन इतनी अच्छी, बाल बंधे हुए, बहुत मजा आता है उनको देख के ना। एंड इतना नेचुरल फ्लो, जब वो बहू और बेटा भी आके बात करते हैं कि हमने तो असद और मशल की बात की हुई है, आके वो खुद ही बता देगा। एंड शी इज कंफ्यूज एंड शी वांट्स के हो, लेकिन उनको थोड़ा सा वो भी हो रहा है कि यार ये क्या बात है, मुझे नहीं बताया और मेरी इनकी बात कम हो जाएगी। आई आई लाइक इट दैट द वे शी इज हैंडलिंग द कैरेक्टर। ऑफ कोर्स डायरेक्शन फारूक फिल्म साहब की बड़ी अच्छी है और डायलॉग्स बड़े अच्छे लिखे हैं उमैर अहमद ने। तो ये जो चीजें हैं, ये ड्रामे को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाती है। अगेन ज़ैनब कयूम का जो कैरेक्टर है, शी इज नॉट गोइंग आउट एंड अबाउट एंड डूइंग सम साजिशें। उसने बड़ा क्लियरली मशल से बात पूछी, फिर जाके अपनी सास को बोल दिया कि भाई ये चीज है, अब आप अगर आगे महरीन के बारे में कोई रिश्ते की बात हो तो आप असवद का लाइन तो काट दें। राबिया का कैरेक्टर जो महरीन की माँ है, सॉरी अगर मैंने कहीं महरीन और मशल को गलत बोल दिया हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो में बोल रही हूँ, जो भी दिमाग में मेरे थॉट्स आ रही है, जो मेरे ख्याल आते हैं। अच्छा जी, जो राबिया का कैरेक्टर है वो कितना खूबसूरत दिखाया है, कितना उसकी और महरीन की केमिस्ट्री, लैला वास्ती इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और वही मैं सोच रही थी, लाइक ये ड्रामा जो हमारी फैमिलीज में रियल होता है उसको कितने लेवल्स पे प्रेजेंट कर रहा है। क्या इक्वेशन होती है सास बहू और भाभीियों और नंदों की, और लड़कियों को बहुत दफा जबरदस्ती शादी कर देते हैं, उनके बच्चे रख लेते हैं और उनको कभी भी वो नॉर्मल जिंदगी नहीं मिल सकती उन बच्चों को जो वो डिजर्व करते हैं। और वो शिकवा है मेरीन को माँ से। और राबिया की भी जो लैला वास्ती का जो कैरेक्टर है, उसका भी रिग्रेट, उसका दुख, वो फंस गई है, वो क्या करे। सो एपिसोड मजे की थी। एज कम्पेयर टू द फर्स्ट में थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात हो रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिखाए थे। हारून का कैरेक्टर भी दिखाया, इंट्रोड्यूस कर दिया। हारून टोल्ड अस इन हिज इंटरव्यू कि ही इज देयर फॉर अ शॉर्ट वाइल। तो ओवरऑल मुझे तो मजा आया देखने में, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम एंजॉइंग इट एंड आई एम लाइकिंग द रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस जो माहिरा खान दे रही हैं। मतलब अगर आप देखें तो हर सीन में कम से कम 3 से 4 एक्सप्रेशंस की वेरिएशन होती है। कहीं वो रो रही है, हंस रही है, कहीं अपने आप को कंट्रोल कर रही है, कहीं सीरियस है। सो आई एम लविंग दैट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि थर्ड एपिसोड में क्या होता है। डंक, हाँ जी, फाइनली वो ड्रामा जिसने शुरू होते हुए भी बड़ी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी, बीच में थोड़ा सा स्लो हो गया था, वो फाइनल हो गया, उसकी 2 किस्तें आ गई। डंक पे बड़े मिक्स्ड रिव्यूज है मेरे। डंक मुझे अगर देखा जाए तो डंक वाज अ गुड थ्रिलर। अगर आप उसको डंक को लेके जाएंगे ना एक इस पॉइंट से कि वो ड्रामा कैसा था, इट वाज अ गुड थ्रिलर, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। इट केप्ट अस एंगेज्ड, होक्ड, केप्ट अस वंडरिंग कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम कैरेक्टर्स के साथ इन्वेस्टेड हो गए थे, हैदर के साथ, मिनाल के साथ, सायरा के साथ, प्रोफेसर हमायूं के साथ। सो इट डिड कैच आवर अटेंशन। अगर आप सिर्फ इन बेसिस पे देखें तो मेरे ख्याल में बड़ा मजे का ड्रामा था, बड़ा अच्छा लगा था, आप देख सकते हैं कुछ चीज। लेकिन अगर आप उसको हटाएं इस बात से और फिर आप सोचें कि इस ड्रामे ने इतनी इंपॉर्टेंट बात को रेज किया, तो फिर मुझे लगता है कि डंक वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन ऑन क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले इस बात पे कि हम ये दिखा सकते थे कि हरासमेंट के केसेस में रिसर्च की जाती, थोड़ा सा सोचा जाता, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती, किस तरीके से चीजों को हैंडल करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी गाइडलाइन या कुछ नहीं मिली। मीडिया और लोगों, फैमिली वालों का क्या रोल हो सकता है, उसको हाफ बेक्ड छोड़ दिया गया।
उसको बड़े अच्छे से उन्होंने दिखाया बीच में एक जगह आधे रास्ते तक कि सायरा जाके मिनाल को बोलती है कि देखो मैं अपनी मियाँ के पीछे नहीं थी तो इट लेड हिम टू कमिट सुसाइड, डोंट डू दिस टू हैदर, डोंट लीव हिम अलोन। लेकिन उसके बाद बहुत सी चीजें करके आपने सारे उस पे ना उसको अंडरमाइन कर दिया कि हैदर ने किडनैपिंग कर ली और फिर हैदर और मिनाल साइड पे हो गई, बेचारी मिनाल को इतना मेन फोकस देके साइड पे कर दिया। अमल की साजिशें जो है वो एक के बाद एक जा रही है, कोर्ट सीन आपने दिखा के इतने एंड में माँ ने ही उसको किया। तो मुझे लगा कि वो जो पूरा पूरा वो जो जो मैसेज था ना वो डाइल्यूट हो गया, बिकॉज हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो गई, हम किसी और तरफ जाने लगे। हम लगे अरे हैदर ने अमल को किडनैप कर लिया, अच्छा अब क्या होगा यार, ये कैसे हो गया, कमल को कैसे वो झूठा प्रूफ करेगा, वो तो वीडियोस करे। हम सारी वो बातें भूल गए, हमारा फोकस कहीं और चला गया। दो किस्तें, 2 से ढाई किस्तों में आपने कोर्ट केस दिखाया, उसके बावजूद कोर्ट कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। अगेन थर्ड मैं कहती हूँ कि कोर्ट केसेस पे एक अच्छा सॉलिड ड्रामा जो दिखाता कि पाकिस्तान में कोर्ट केसेस किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, होप कैसे हो सकती है, एक पॉजिटिविटी दिखा सकते थे, उस पर भी वो नहीं कर सका। हैदर का कैरेक्टर, मिनाल का कैरेक्टर वो सो स्ट्रॉन्ग, आई फेल्ट उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। हैदर को एक एग्जाम्पल दिखा सकते थे, लेकिन आप उस एग्जाम्पल को गलत ही डायरेक्शन में ले गए कि एक लड़का जिसके ऊपर इतने मसले हैं, जिसके जो बहुत से यंग लड़के उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत रैश थिंकिंग करते हैं, जो बहुत सोचते हैं, बहुत जज्बाती होते हैं कि देखें जिंदगी में हर बार आप इमोशनली हो सकते हैं, आपको सोच समझ के करना है, आपको किस तरीके से आप इंटेलिजेंटली चीजें करें। ये नहीं कि आप गलत काम करके सच्चाई की तरफ या हक की तरफ जाना शुरू करें। गलत काम करके आप कभी भी सच्चाई या हक को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इन सब पॉइंट से मुझे लगता है कि डंक वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, एंड आई विश के दिखाते, लॉयर्स का ज्यादा इंटरेक्शन दिखाते। नाउ कमिंग टू द लास्ट एपिसोड जो हुआ, आई लाइक इट कि उन्होंने मकाफात अमल दिखाया कि अमल को भी देखना पड़ा कि उसके बाप ने सुसाइड कर ली। मे बी ये दिखाते कि अमल के बाप पे भी वो इल्जाम लग गया जो अमल दूसरों पे लगा रही है। ये भी एक तरीका हो सकता था मकाफात अमल दिखाने का, या अमल को कुछ लेसन सिखाने का। क्योंकि मुझे लगता है 2 सुसाइड्स एक ड्रामे में दिखाना, मुझे आई फील वेरी अनकंफर्टेबल, जहां हमारे यहाँ इतने प्रेशर है कि दोनों जगहों पे आपने 2 लोग दिखाए जो चीजें नहीं फेस कर सके। इन द एंड आपने सायरा की स्पीच दी जो वो कहती है कि सब लोग आके चले गए, तुमने मेरे साथ ज्यादती की, एंड इट वाज अ वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग स्पीच। लेकिन जो इम्पैक्ट होना चाहिए कि सुसाइड को आप निगेट करें, वो चीज आप नहीं दिखा सके। सुसाइड को एक इमोशनल और एक सेंसेशनल चीज के लिए यूज कर लिया गया इस ड्रामे में, या बन गई, अगर इंटेंशन नहीं भी थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ इस चीज को ना दिखाएं, और ना हमारे यहाँ ये इनकरेज किया जाए कि अगर हालात इतने खराब है कि आप दुनिया को फेस नहीं कर सकते, आपकी इज्जत का मामला है कुछ है, तो आप सुसाइड कर लें। आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, सो आई रियली विश कि थोड़ा और सोच के क्रिएटिवली इसका कुछ और मकाफाते अमल दिखा सकते थे। एंड अगेन अमल की रिकॉर्डिंग से पहले एंड में क्या हुआ कि केस किस बात पे हुआ कि अमल की माँ आई और अमल की माँ ने सच्चाई बोली कि मैं बता रही हूँ इसने ऐसा किया। क्यों दिखाया आपने ये? कोर्ट क्यों नहीं अपने ओन पे कोई डिसीजन ले सकती थी? और अगर कोर्ट में जो हैदर ने उसके बाद में जब वो किडनैप करके अमल को लेके जाता है, वो रिकॉर्डिंग कोर्ट में नहीं एडमिट की जा सकती थी, या उसके लॉयर ने बोला ये तो दिखाई नहीं जा सकती क्योंकि मेरी वो अंडर प्रेशर थी एंड एवरीथिंग, व्हिच वाज आल्सो अ वेरी वैलिड रीजन फ्रॉम द लॉयर। तो फिर आपको वो सब दिखाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ओरिजिनल फाइल आपने जो रिकॉर्डिंग यूज की वो वाली है जो अमल कमरे में सफीर बाहर सुन रहा होता है, वो तब बोलती है, वो वाली यूज की। तो फिर वो सारा किडनैपिंग का सीन दिखाने की क्या जरूरत थी? उसको हमने क्यों लड़के लड़कियों को एक दिखाया कि यार जब आपके हाथ में लॉ कोई चीज नहीं आ रही तो आप चीजों को अपने हाथ में ले लें। फिर ये कहना उसका हैदर का कि मुझे पता है कि मैंने गलत किया, घर जाके वो मिनाल को बोलता है और अपने चचा को बोलता है मुझे पता है मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कितने लेवल्स पे आपने ये मैसेज दिया कि जब जिंदगी में कुछ नहीं हो पा रहा, लॉ तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा, कानून तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा, पुलिस तुम्हारे काम नहीं आ रही तुम्हारे साथ, तो अपने हाथ में ले लो कानून, जाओ और गलत चीज करो। बाय मेकिंग हैदर्स कैरेक्टर से दैट आपने एक्चुअली और ज्यादा बुरा कर दिया। हैदर ने किडनैपिंग जो की थी वो तो एक गलत चीज मेरे हिसाब से थी, नहीं दिखानी चाहिए थी, डज नॉट मेक सेंस। आपने बाय मेकिंग हैदर से दिस कि मुझे पता है मैंने गलत किया बट आई हैड नो चारा, आपने उसको एम्फसाइज कर दिया इस एक्ट को कि भाई आपके पास अगर कोई चारा नहीं है तो जाइए आप किडनैप कर लें, मार दें किसी को और फिर रिकॉर्डिंग करके ले जाएं अदालत में कि देखिए भाई मैं सच्चा हूं और मैंने गलत काम किया सच्चाई तक पहुंचने के लिए।
I don't think so कि this is the right example that our dramas should be setting up for youth and for so many emotional young लड़के लड़कियां, you know. um, लॉ को दिखाते मे बी दिखाते कि लॉयर मेहदी के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा है, कोई प्लानिंग हो रही है कि हाँ ठीक है, लेट्स डिसाइड हम किस तरीके से अमल के खिलाफ सबूत हासिल करें। ये क्यों नहीं दिखा सकते? लॉयर्स को बिल्कुल साइड पे कर दिया पूरा वक्त। अमल कुछ कह रही है, हैदर कुछ कह रहा है कटहरे में, वो लॉयर कुछ नहीं बात करी, इनके लॉयर ने भी कुछ नहीं बोला। लास्ट मिनट पे एविडेंसेस आप ले आए। मुझे पाकिस्तान के लॉ का इतना नहीं पता, मे बी मुझे भी रिसर्च करके बैठना चाहिए था। मेरे हिसाब से लास्ट मिनट पे तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि लास्ट मिनट पे आप एविडेंस इस तरह सबमिट कर सकते हैं। लॉयर्स को हमेशा पहले से बताना पड़ता है, कोर्ट में सबमिट करनी पड़ती है। एंड मेरी माफी अगर मैं ये गलत बोल रही हूँ, एंड आई वुड हैव लाइक टू सी दैट बिकॉज इट अंडरमाइन द होल सीरियसनेस ऑफ द कोर्ट सीन कि जी बस मैं आया हूँ, मेरे पास तो 4 सबूत है, मैंने आपको दिखा दिए। पहले से कुछ प्लानिंग होती, लॉ को इन्वॉल्व किया जाता, लॉयर्स को इन्वॉल्व किया जाता, लॉयर्स के साथ बैठ के कुछ सोचा जाता कि हम सिस्टम में क्यों नहीं ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं, हम लॉयर्स को क्यों नहीं होप देना शुरू करते हैं, हम सिस्टम को क्यों नहीं होप देना शुरू करते हैं। मुझे पता है जवाब में लोग बोलेंगे रियलिटी दिखाई है, पाकिस्तान में कभी इंसाफ नहीं होता है। तो मेरा ख्याल है कि हम होप दे सकते हैं और हम इसी तरीके से अच्छी एग्जाम्पल सेटअप कर सकते हैं, फिर तो हम कभी कोई चीज कुछ पॉजिटिव दिखा ही नहीं सकते। और मेरा हमेशा से वही वही एक मेरा शिकवा रहता है ड्रामे और स्क्रिप्ट राइटर से कि हम लॉ को नहीं दिखाते कि लॉ ने कुछ काम किया या कानून ने कुछ किया या पुलिस ने कुछ किया, हम दिखाते हैं कि कुदरती अल्लाह अल्लाह की लाठी ने कुछ किया, विच इज ओके, विच इज अ ग्रेट मैसेज। बट कभी तो आप दिखाएं कि यार इतना बुरा क्या, मतलब 150% नेगेटिव है पाकिस्तान में लॉ का सिस्टम, कहीं तो कहीं कुछ होप होगी, कहीं तो कुछ होगा। हैदर का कैरेक्टर को कुछ तो कहीं तो सपोर्ट मिल सकती थी कहीं। और मेरे हिसाब से जो दोनों आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंसेस उससे पहले दिखाई जाई थी, दे वर क्वाइट गुड, और उनको आगे लेके थोड़े तरीके से चलते तो दिखाया जा सकता था फिर। एंड अगेन इट्स नॉट माई जॉब, आई एम नॉट द स्क्रिप्ट राइटर, आई एम नॉट द डायरेक्टर, आई एम नॉट द कंटेंट क्रिएटर इन दिस ड्रामा और इन ड्रामाज। मुझे लगता है कि बिठाएं सोचें तो बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं, हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं बहुत से इंटरनेशनल कंटेंट से कि उन्होंने किस तरीके से चीजें हैंडल की। व्हाट आई रियली लाइक्ड वाज, एंड अगेन माँ का एंड में वो सारा आके चीखना, भाई आप उधर आके अदालत में क्यों चीख रही हैं, घर में आके अपनी बच्ची से बात करें। um, what I really loved is I think सना जावेद did an amazing job जब वो कटहरे में खड़ी होती हैं, बहुत बहुत वो इम्पैक्टफुल था। मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छे लगे। हर परफॉर्मेंस जब जनाजे पे वो अपने बाप के निकल रही होती हैं और अपने ताया को देखती हैं और सफीर को देखती हैं, वो बहुत इम्पैक्टफुल था। इट रियली टच माई हार्ट, इट मेड यू फील समथिंग कि देखो इसके साथ क्या हो रहा है। एंड हर परफॉर्मेंस और एक्सप्रेशंस वर वेरी गुड, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट। उन्होंने, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने हर कैरेक्टर को के साथ जो भी हो रहा था उसको एक तरह से रैप अप कर दिया। सायरा को जॉब मिल जाती है, वो मुस्कुरा रही है, उसकी बेटी का दिखाया कि वो हंसी खुशी है। कुछ भी लूज एंड्स उन्होंने सवाई सफीर के नहीं छोड़े। तो आई लाइक इट कि उन्होंने ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर का कुछ ना कुछ दिखा दिया। चची जो है वो भी आई, सलमा हसन का जो कैरेक्टर है वो भी आई, उनको भी बिठाया है और वो भी बैठ के बात हो रही है, उनको भी ताया बोलते हैं कि नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने ये किया। अमल सॉरी मिनाल और हैदर एंड में बैठे होते हैं दोनों, दैट वाज द क्यूटेस्ट सीन, वो दिखा दिया। तो प्रोफेसर हुमायूं को जो है फाइनली जस्टिस मिल गई। आई लाइक द थिंग, क्योंकि देखिए प्रोफेसर हुमायूं का केस जो है ना वो अदालत तक नहीं गया था, वो कमेटी में ही कॉलेज में डिस्कस हो रहा था, एफआईआर कटी थी लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं था। तो आई लाइक इट कि उन्होंने उसको भी दिखाया कि कॉलेज कमेटी ने पूरा डिसीजन लिया। उसको भी थोड़ा बेहतर तरीके से दिखा सकते थे, बट चले आई एम हैप्पी इसी पे, और मीडिया पे अनाउंस करते हुए दिखाया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा फाइनली कि उस कॉज को थोड़ा बहुत तो अंडरमाइन हो गया था, थोड़ा बहुत तो साइड पे हो गया था, लेकिन कंप्लीटली भूल नहीं गए और उसको भी किया। हाईलाइट उसी पे रखते, हैदर पे नहीं लेके जाते, तो आई वुड हैव रियली लाइक्ड इट एंड आई वुड हैव अप्रिशिएटेड द ड्रामा मच मोर। सफीर का कैरेक्टर आई रियली फील, एक और चीज इस ड्रामे में थी, कुछ कैरेक्टर्स में सफीर के कैरेक्टर में बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत इंपॉर्टेंट इसको बना सकते थे। आई फेल्ट इट वाज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट अगेन। उसने कुछ किया ही नहीं, चुप करके बैठा रहा। वो अपने भाई की मदद कर सकता था सबूत हासिल करने में, वो कुछ और कर सकता था अपने बाप को समझाने में, वो मिनाल को सपोर्ट कर सकता था। मिनाल का कैरेक्टर एक हद तक आप लेके गए, उसके बाद जैसे ही सफीर को पता चला मिनाल का कैरेक्टर पीछे चला गया, बस वो बेचारी साइड पे हो गई। उसका कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता था इन हेल्पिंग हेदर व्हाट ही वाज डूइंग, इन बीइंग पार्ट ऑफ हिज होल प्लान। तो आई फील कि ये जगह जगह जो कैरेक्टर्स है ना उनको
इससे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। दैट इज ऑल। आई थिंक मैंने सारी दिल की बातें बोल दी हैं डंक पे। And I'm saying all of this because I felt very close to Dunk. I'm a huge fan. I was a huge fan. I still am. I felt इस ड्रामे ने कॉन्वर्सेशन तो बहुत जगहों पे स्टार्ट की, बट मुझे बस अफसोस इस बात का होता है, और जब मैं ये बात बोलती हूँ तो इट इज नॉट फॉर क्रिटिसाइजिंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग। नहीं, प्लीज, आई फील के हमें जो फॉलो करता है उनको अब तक तो समझ आ गई होगी, क्योंकि हम तारीफ भी खुल के करते हैं, जो जिस चीज की तारीफ करनी होती है और हम दिल से करते हैं। लेकिन जब एक अपॉर्चुनिटी है, एक चीज है जिसमें कितना पोटेंशियल है, उसको आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जब आपने नहीं किया होता तो फिर आपको दुख होता है, फिर आपको अफसोस होता है, क्योंकि एक 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 चीज है जो हम कर सकते थे और हम उन्हीं लाइंस में क्यों खेल रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं जा रहे। एंड आई ऑल्सो फील इट्स टाइम द कंटेंट क्रिएटर्स हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द स्क्रिप्ट राइटर्स, द डायरेक्टर्स हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन आई वुड से द एक्टर्स की, हम जो कह रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है, वो यूथ को, वो माशरे को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आप जाके देखें तो कितने पॉजिटिव कमेंट्स है कि जो हैदर ने किया वो सही किया। कोई ये तो नहीं कह रहा कि अमल सही है, लेकिन क्या हैदर गलत काम करना शुरू कर दे अमल के उस पे? इस तरह तो फिर लॉ की कोई जरूरत ही नहीं है। हम एक सही चीज को सही साबित करने और एक सही चीज को हासिल करने के लिए गलत चीज को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये एक असूल है, इसके इर्द गिर्द आप इसको आप नहीं चेंज कर सकते, इन माय मेरे मेरे हिसाब से। एंड आई एम सॉरी, आई एम बीइंग, अगेन लोग बोलेंगे आपका पर्सनल ओपिनियन है, बट यस, आई एम रिव्यूइंग इट, सो ये मैं बोलूंगी। अनदर थिंग आई वांट टू से इज दैट कि आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज सेइंग, अभी मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया था। हाँ, और फिर अगर आपने ऐसा दिखाना था ना, अगर आपने ऐसे, तो फिर आप कोर्ट तक बात नहीं लेके जाए। आप दिखाते कि वो दो बड़े खानदान है या दो खानदान है, जिधर खानदान ही एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके, बहुत से होते हैं ऐसे ड्रामे, जागीरदारों के ड्रामे होते हैं, यू नो, ये जायदादों के ड्रामे होते हैं, पीरों के ड्रामे होते हैं, जिसमें वो आपस में ही गुंडागर्दी करके चीजों को कर रहे होते हैं, किडनैपिंग हो जाती है, कत्ल हो जाते हैं, पुलिस को ऊपर ऊपर से दिखा। तो फिर आप डंक में भी यही दिखा देते हैं। आप कोर्ट तक बात ही नहीं जाने देते ना। जब आपने कोर्ट को इन्वॉल्व किया, आपने लॉ को इन्वॉल्व किया और आपने इतना दिखाया, तो देन आई फील कि फिर आपको लॉ की वो वैल्यू और वो रिस्पेक्ट भी मेंटेन करनी चाहिए थी। एंड आई फेल दिस कुड हैव बीन अ बेटर रिसर्च प्रोजेक्ट। इस पे थोड़ी रिसर्च और करके इसको, अगेन दैट्स व्हाट आई, इसीलिए आई जस्ट फील सैड कि there was so much we could have done in this drama, and it did it. I will not take away from Dunk the conversations that it started, the things that it made us think, you know. तो मैं उससे डंक से वो क्रेडिबिलिटी नहीं, या वो उसकी तारीफ नहीं लूंगी, वो उसने किया। एंड ऑल्सो आई विल से इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, इट केप्ट अस एंगेज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो ये सब बातें डंक की हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और मुझे चीजें हैं जो आई विश के could have been incorporated and could have made Dunk a really amazing, even a better project. दैट इज ऑल मेरी तरफ से। आई होप मैंने आपको बहुत ज्यादा बोर नहीं किया ड्रामा कप में। और प्लीज आप में से जिसने लिखना है ना जी हमें बोल के, वो मत करें, क्योंकि मैं कमेंट जाके डिलीट कर दूंगी। आई ओनली वांट गुड इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इन माय कमेंट्स, एंड encouraging comments and comments which are being done by respect. That is all. आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको डंक के रिव्यू से आप एग्री करते हैं या नहीं करते। बाकी ड्रामों के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई डू रीड योर कमेंट्स, एंड कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं जवाब दूं, फिर मैं भूल भी जाती हूँ, बट आई बीन सेइंग इट फॉर सम टाइम, बट आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू देम सम टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।